हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था 1 मार्च 2025 से। तो पहले हम लोगों ने पेंटिंग ऑन कॉटन बैग कंपटीशन कराया है स्कूलों में, कॉलेजों में। हमारे सीडीओ साहब की मदद से हम लोगों को काफ़ी मदद मिली। और फिर इसके बाद हम लोगों ने पेंटिंग ऑन कॉटन बैग में हमारे पास इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमारा मेन मकसद था कि बच्चों को घर घर में ये मालूम हो कि हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है। दूसरा उसका जो थीम था हिंडन बचाओ या रिवर बचाओ। तो क्यों हमें रिवर बचानी है, रिवर से हमें क्या बेनिफिट है, वो हमारा जो थीम था वो ये था। ताकि क्योंकि एक बच्चा अगर घर में अपनी पेंटिंग बनाता है, कोई तैयारी करता है, तो उसके साथ में उसके पेरेंट्स के अगर आप देखेंगे तो पूरी फैमिली 4 लोग लगते हैं उसके साथ में। तो इस तरह से 5 लोग इन्वॉल्व होते हैं बच्चे को जोड़ के। एटलीस्ट 4 लोग भी अगर इन्वॉल्व होते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस करीब हम लोगों ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं हिंडन बेसिन के, सहारनपुर से लेकर के और आपके गाजियाबाद, नोएडा तक सारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने ये कंपटीशन कराया है। तो लगभग 600 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, 450 अकेले आपके गाजियाबाद के हैं। और इतना कॉटन जो पेंटिंग बैग बना है, इतना बैग बना है कि हम लोग को लाने के लिए डीआईएस ऑफिस से फ़ोन आया कि आप लोग ले जाइए, हमारे पास रखने की जगह नहीं है। हम लोगों को एक छोटा हाथी करके ले जाना पड़ा, उसमें भर के हम लोग बैग लाए। इतना बैग आया है, हम लोगों को मतलब सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है कि किस तरीके से, क्योंकि हर बच्चे ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है अपना। तो उसमें भी हम लोगों को दिक्कत आ रही है कि किस तरीके से किस बच्चे को अवार्ड दे, किसको ना दे, क्या करे। तो सब हमारी टीम है जो भी है वो बैठी हुई है, कर रही है इस काम को। जल्दी इसको भी हम लोग करेंगे। 12 तारीख को उन बच्चों को हम लोग सम्मान देंगे। 29 मार्च को हम लोगों ने हिंडन आरती का कार्यक्रम किया था, जहाँ पर कि हम लोगों ने, क्योंकि कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें पहले भगवान का नाम लिया जाता है, तो उसी के मद्देनजर हम लोगों ने हिंडन आरती और हिंडन के किनारे यज्ञ और इससे हम लोगों ने शुरुआत की थी। और आज हम लोग यहाँ बैठे हिंडन मंथन का कार्यक्रम है, जिसमें कि हम लोगों ने अभी हम लोग जो आपको दिखाया गया कि हिंडन का हम लोगों ने ड्रोन से सर्वे कराया है सहारनपुर से लेकर और नोएडा में, जहाँ पर हिंडन हमारी यमुना जी में गिर रही हैं। तो इस सर्वे कराने का मेन मकसद ये है कि ताकि, क्योंकि अभी बहुत से लोगों ने जानते हैं कि हाँ सहारनपुर में उद्गम स्थल है हिंडन का, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कैसा उद्गम स्थल है या वहाँ पर क्या सीन है। जो इन्वायरमेंट से जुड़े लोग हैं उन्होंने तो देखा है। हमारे संजय भाई एक बार सबको लेके भी गए थे वहाँ पर उद्गम स्थल पर, जहाँ पर कि उन्होंने दिखाया भी था कि ये बल्सनी फॉल है, यहाँ से हिंडन का उद्गम स्थल है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा पर शिवालिक पहाड़ियों से एक निर्मल पानी का झरना हिंडन नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इसे बरसनी फॉल कहते हैं। तकनीकी इस पर बात नहीं करूंगा, तो सामान्य से हम लोग बात करेंगे, जिससे कि खासतौर पे जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं वो सब लोग थोड़े से नदी के साथ अपने आप को जोड़ सकें। कुछ चीज़ें मैं देख के भी बोलूँगा और कुछ चीज़ें आपसे बातचीत करूँगा। लगभग 1600 साल पहले आदिकवि कालिदास ने जब रघुवंशम लिखा तो उन्होंने लिखा कि देश की नदियाँ माताएं हैं और पहाड़ पिता। और फिर आगे वो लिखते हैं कि पिता जो है विशाल, गंभीर, अडिग और चिंता मुक्त पुरुष पुरातन, और नदियां सचेष्ट, मुक्त रागी, गतिशील, रसवंती और सरस्वती। भूमंडल में प्रभावी सरिताएं ही शरीर में रक्त शिराओं का काम करती है। ये 1600 साल पहले एक कवि लिख रहा है। वो वैज्ञानिक नहीं था, वो कोई वक्ता नहीं था, वो एक संस्कृत में लिखने वाले कवि थे, जिनके कालिदास की मूर्ता की भी बहुत सारी चर्चा है। कितने सहज शब्दों में उन्होंने नदी और पहाड़ का रिश्ता बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम एक माँ की कल्पना बगैर पिता के कर सकते हैं? ये सवाल मैं इसलिए यहाँ खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर होता है कि जब हम इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की, प्रकृति के संरक्षण की, नैसर्गिकता की बात करते हैं, तो जब हम एक पक्ष पे रहते हैं, हम नदी 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 करते हैं। लेकिन नदी कोई अकेली इकाई नहीं है, वो पूरा परिवार है, उसके साथ पिता भी है। यदि पहाड़ को नुकसान हो रहा है
नदी को नुकसान होना लाजमी है। अभी हमने देखा कि एक पहाड़ की छोटी सी धारा निकल रही थी जिससे हिंडन आ रही थी और छोटी धाराओं से विशाल रूप लेती चली गई। ये तो हिंडन को आप देखिएगा कि देश की जो विशालता नदियां जिसका आजकल हम लोग सबसे ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, नर्मदा और सोन, वो अमरकंटक के ऐसे ही किसी पहाड़ी कुंड से धीरे से निकल रही। एक और नदी निकलती वहां से जो जिलाती है। मेरे से पहले आदरणीय चतुर्वेदी जी ने बड़े ही स्पष्ट चीजों पे रखा कि पहले मुझे लगता है उनका जो कहने का उद्देश्य था ये था कि हम थोड़ा सा नदी को समझें कि नदी है क्या, नदी के लक्षण क्या हैं, हम किसको नदी कहें, हम किसको नाला कहें, हम किसको तालाब कहें। और उन्होंने बड़े ही गहरे और स्पष्ट शब्दों में रखा। उसको मैं अगर थोड़ा सा जो मैं समझ पाया वो 3 चीजें हम देखें कि एक तो अविरल बहते रहना, दूसरा उन्होंने कहा कि अपने कैचमेंट से सेडिमेंट को लेकर के समुद्र तक पहुंचाना, तीसरा महत्वपूर्ण जो उन्होंने ये कहा कि जो जैव विविधता है उस नदी के अंदर उसको सपोर्ट करना, उसको जीवित रखना, उसको पोषित करना। अगर ये तीनों लक्षण उस नदी में हैं तो हम उसको निश्चित रूप से नदी कह सकते हैं। अगर ये तीनों लक्षण उस नदी में नहीं है, कुछ अवरोध आ गए हैं, तो इसका मतलब वो नदी कहीं ना कहीं बीमार है और उसमें कुछ करने की हमें जरूरत है। एक जो चौथी चीज थोड़ी सी उसमें रह गई और जो हमारे हिंडन की वो सबसे बड़ी समस्या है वो है कनेक्टिविटी की, रिवर से अपने दोनों किनारों से और दूसरा उसको अपनी गहराई से, क्योंकि वो कहीं से ग्राउंड वाटर को लेती भी है और कहीं पर ग्राउंड वाटर को परिपोषित भी करती है। तो ये अगर सारी चीजें हैं किसी एक नदी में तब तो वो अपने स्वस्थ कंडीशन में, स्वस्थ दशा में वह नदी बह रही है। अंततः निश्चित है कि कुछ ना कुछ उसमें खराबी है और उन चीजों को हमें ठीक करने की जरूरत होगी। बहुत सारे प्रयास हमारे देश में हो रहे हैं, हर प्रयास का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसमें थोड़ा सा मैं लेना चाहूंगा कि अगर लैंड यूज पैटर्न हम नीचे देखें, ये 8 शहरों को तो परिपोषित करती है, लगभग 10 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रही है। एग्रीकल्चर जो लैंड है पूरे इस हिंडन बेसिन में वो लगभग 66% है, 66%। जो सेटलमेंट है वो 15% है, इंडस्ट्रियल एरिया 0.5% है और फॉरेस्ट कवर है वो सिर्फ 2% है। ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि फॉरेस्ट का जो कवर है पूरे हिंडन बेसिन में वो सिर्फ हमारा 2% का बचा हुआ है। अब जो बड़े बड़े नाले हमारे शहरों से जा रहे हैं और जो हिंडन में मिल रहे हैं, तो देखिए एक तो 448 तो लगभग ये बड़े कारखाने हैं जो हमारे इन शहरों में हैं। दूसरा यहाँ पर जो उद्योगों से जो गंदा पानी डिस्चार्ज होता है वो लगभग 77 मिलियन लीटर पर डे गंदा पानी नदी में डाला जाता है। और तीसरा ये है कि जो शहरों से, कस्बों से हमारा जो घरों का गंदा पानी, ये सारी चीजें निकलती हैं, मलजल निकलता है और जल निकलता है, वो 595 मिलियन लीटर पर डे जा रहा है। एक चीज अगर हम ईमानदारी से सोचें कि अगर ये सारे नाले हमारे हिंडन में ना मिले तो हिंडन का क्या होगा? हिंडन सूखा एक रेत का बेड दिखेगा, हिंडन में पानी नहीं होगा। हिंडन में जो आज पानी है ये नालों के माध्यम से पानी है, ये नालों का पानी है, हिंडन का अपना पानी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा, क्योंकि ये क्या है, जैसे चतुर्वेदी में हम सब जानते हैं ये कोई ग्लेशियर से निकली नदी नहीं है, ये स्रोतों से, भूजल से निकली हुई नदी है। भूजल का हमने इतना दोहन किया है, वो पानी कहाँ से आएगा नदी में? तो नदी तो अपने आप में सूखी है। जो हम भूजल निकालते हैं, जो हम गंगा से, नहरों से, इनसे जो हम पानी लाते हैं, जो हमारे यहाँ उपयोग होता है, वही गंदा पानी सब हिंडन में हमारे आजकल बह रहा है। ये बहुत सारी स्टडी हुई हैं, जो उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ही ये स्टडी है, 2021, 19 और 21 की स्टडी है। इनमें देखें जो लाल रंग है ना, वहाँ पर कितना इंडस्ट्रीज है जिनसे वो निकलता है डिस्चार्ज, कितना हाउस होल्ड से, कितना ट्रीटेड होता है, कितना ट्रीटेड नहीं होता, टोटल सीवेज देखिए किन किन शहरों से। जो लाल रंग है अगर हम उन्हीं को देख लें, और लाल रंग यहाँ खतरे की निशानी, यानी लाल और पीला भरा हुआ है, हरे तो बहुत कम, थोड़ी से इसमें से ये देखते हैं। तो ये उनके औजलों की एक सबसे बड़ी
दिक्कत है यहाँ पर। वो लैंड यूज की मैंने बात की कि यहाँ पर अगर हम देखें, अब इसमें सबसे बड़ी जो एक देखने की चीज है वो ये है कि इनके साथ में लगभग 12 से 13% बैरल लैंड भी है हमारे पास। और बैरल लैंड में हम जो ज्यादा फोकस कर रहे हैं एसटीपी का, ईटीपी का, कि हम ले जाएंगे और वो ट्रीट करके फिर हम नदी में मिला देंगे। एक चीज ये भी सोचें कि एक तो जो हमारे देश के मानक बने, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं कि हम ये कहते हैं कि जो एक नाला बह रहा है, जो एसटीपी काम कर रहा है, उस एसटीपी में जो गंदा पानी आया, उस पानी में 30 मिलीग्राम प्रति लीटर बीओडी होनी चाहिए। वो ट्रीटेड करने के बाद हमने अच्छी तरह साफ कर लिया, मानो 200-400 थी, हम 30 तक उसको ले आए, हमने अपना काम ईमानदारी से कर दिया। पर नदी की बीओडी होनी चाहिए 5 मिलीग्राम पर लीटर से कम, और इसका मतलब है 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम, यानी कि 10% स्वच्छ जल डाइल्यूशन के लिए नदी में उपलब्ध हो, तब हम रिवर की वाटर क्वालिटी को पा सकते हैं जो हमारे लिए अपेक्षित है। भारतीय दर्शन में मानव और प्रकृति का एक संबंध है, माँ और बेटे का संबंध है। मानव और प्रकृति कभी भी एक दूसरे के सामने खड़े हुए नजर नहीं आते। हम अपने वेद वेदांगों की बात करें, उपनिषदों की बात करें, तो हमेशा ये बात रखी जाती है कि मानव जाति जो है वो प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा है, और हमेशा हम लोग यदि प्रकृति से कुछ मांगते हैं तो पहले क्षमा प्रार्थना करते हैं और फिर उसके लिए उसका धन्यवाद भी देते हैं। मैं बिना किसी दर्शन का नाम लिए एक बात आगे बढ़ाता हूं। 60s में अमेरिका में एक बड़े इकोनॉमिस्ट हुए। अमेरिका का एक जाना माना इकोनॉमिस्ट स्पेंसर जूनियर, उन्होंने ये रेखांकित किया कि इसका मूल में जो विचार है वो विचार है कि प्रकृति के साधन मानव के उपयोग के लिए बने हैं। यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था का जो मूल है, जिसका जो मॉडल आज हम लोग जिस मॉडल पर काम कर रहे हैं, उसके मूल में मानव है, वो एंथ्रोपोसेंट्रिक है। यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक मॉडल एंथ्रोपोसेंट्रिक है, और उसमें जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे हमारे दोहन के लिए है, उपयोग के लिए। यदि हम इसको ध्यान में रखेंगे तो जो बात अभी हमारे सामने आई कि हमने पेस्टिसाइड नदियों में डाल दिए, तो ये पेस्टिसाइड कहाँ से आए? इसके मूल में भी एंथ्रोपोसेंट्रिसिटी है। जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कर रहे थे तो क्या भारत का किसान इस बात के लिए तैयार था कि वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से अपनी खेती आगे बढ़ाए? यदि आप ग्रीन रिवॉल्यूशन, और मैंने फिर पुनः उस बात को मैं दोहराता हूं, हम भाखड़ा नांगल डैम को आधुनिक भारत का टेम्पल बनाएंगे, हम उस ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो जनक हैं उनको हम भारत के कृषि विज्ञान का एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में उनको प्रतिष्ठित करेंगे, और उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि भारत का जो किसान है वो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स को नदियों में जाने से रोक देगा। कैसे रोकेगा? पंजाब और हरियाणा के जो किसानों को पूरे तंत्र ने जिस तरह से ये सिखाया कि आपको अपनी खेती में खाद का उपयोग करना है, रासायनिक खादों का उपयोग करना है, पेस्टिसाइड का उपयोग करना है, इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करना है। अभी बहुत सारी एग्रीकल्चरल स्टडीज जो पब्लिश हो रही हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि जिन राज्यों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन में तंत्र के साथ मिलकर काम नहीं किया, जिनको हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने पिछड़ा राज्य घोषित किया कृषि के मामले में, वो राज्य आजकल बहुत बेहतर कर रहे हैं, और जो राज्य अग्रणी थे या जिनको अग्रणी फोर्सफुली बनाया गया वो पिछड़ गए। यानी कि इस मूल समस्या को समझे बिना ना हम हरनंदी का कुछ कर पाएंगे, ना यमुना का कुछ कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा परिचय दूंगी कि हिंडन
कि जो ये आज मंथन हम कर रहे हैं, इस तरह के मंथन पास्ट में भी होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम विचार विमर्श नहीं करेंगे तो सॉल्यूशंस भी नहीं आएंगे। जहाँ तक बात है, आज मैं स्टेक होल्डर्स को ज़्यादा फोकस करूँगी, और उस स्टेक होल्डर में हर व्यक्ति जो कि नदी से संबंधित है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। हिंडन की जो समस्याएं हैं वो आप सबको अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं आप सब लोग, कि ये हिंडन नदी को साफ करना केवल एक साफ करना ही नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे पजल्स हैं। विवेक ने भी बताया और जो PSI से मेरे साथी आए थे उन्होंने भी बताया, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, डोमेस्टिक सीवेज है, केमिकल्स जो एग्रीकल्चर फील्ड से आ रहे हैं, ग्राउंड वाटर ओवरड्राफ्ट हो रहा है, शुगर केन हम उगा रहे हैं, और जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है नदियों के किनारे, वो बहुत सारे कारण हैं। और इसलिए केवल एक, यदि हम इस मुद्दे की बात करें कि हम केवल इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस को लेकर के काम करेंगे या हम ग्राउंड वाटर ओवरड्राफ्ट को रोकने का प्रयास करेंगे, तो वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं होगा। तो हमें मल्टीपल सॉल्यूशंस चाहिए, और मल्टीपल सॉल्यूशंस जब हमें चाहिए तो हमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की आवश्यकता होगी, और उसमें जो एक आम व्यक्ति है, आम बच्चे हैं, यूथ है, रिसर्चर्स हैं और हमारा प्रशासन है, उन सबको एक साथ आकर के काम करना होगा। रोल्स में डिफरेंस होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रशासनिक स्तर पर ली जा रही हैं, लेकिन उस प्रशासनिक स्तर को भी सहयोग की आवश्यकता है, और जब तक समाज उसमें सहयोग नहीं करेगा तो हम दोनों प्रशासन और शासन मिलकर के काम नहीं कर पाएंगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि जहाँ भी रहूँ कुछ नदी पानी जंगल का होता रहे, जरूर होता रहना चाहिए। और कोई बड़ा कोई ऐसा हो कि जो थोड़ी मुश्किल लड़ाई हो जाए तो थोड़ा शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगता है। जो 3 PIL हमारी चलती रहती है, और 3 मुद्दे जिनको मैं लड़ता रहता हूँ देहरादून की, एक नदी का ही मुद्दा, एक ही नदी का मुद्दा है, 3 अलग अलग हिस्सों का है। एक जमीन है लगभग 300 बीघा, लगभग उसके आंकड़े हैं मेरे पास, खसरा खतौनी फलाना ढिमका। मैं खसरा खतौनी तक नहीं जानता था, लेकिन इस पूरी लड़ाई में, बिल्डरों की लड़ाई में, अब मैं वकीलों को सिखाता हूँ और राजस्व विभाग को सिखाता हूँ कि खसरा खतौनी क्या होता है, कैसे नापा जाता है, जमीन कैसे नापी जाती है, उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या होता है। उस लेवल तक मैंने सीखा, और तो इसलिए सीखना पड़ा क्योंकि जितनी हाई कोर्ट में रिपोर्ट जाती थी लेखपाल और राजस्व विभाग के माध्यम से, फर्जी जाती, जो बिल्डर कहता था उस रूप में जाते थे। वो लड़ाई लड़ते लड़ते मुझे उनको काउंटर सीखना पड़ा कि इनको मैं अगर झूठा नहीं साबित करूंगा तो जो कोर्ट में वो बोलेंगे उसको कोर्ट मान लेगी। तो वो नपाई सीखनी पड़ी, जमीन की नपाई सीखनी पड़ी, नदी की जमीन कैसे नापी जाती है वो सीखना पड़ा, तब मैं काउंटर कर पाता हूँ, और काउंटर करता हूँ तो जीतता भी हूँ लड़ाई। तो लगभग 400 करोड़ रुपए की एक जमीन, नदी की जमीन है, और उसमें करीब 4-5 बिल्डर हैं, उसके बीच में मैं अकेला आदमी खड़ा और रोक रखा है पिछले 4-5 साल से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के जो दूसरा एक ऐसे ही और मसला है जिसमें हम लोग बिल्डर के खिलाफ लड़े थे, जिसमें जेल भी गया वो। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि जो नदियों का, चाहे अगर हिंडन की बात करें, मैं जानता हूं कि हिंडन की आधी से ज्यादा नदी एंक्रोचमेंट है। आपको 1-1 इंच की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चप्पे चप्पे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो आपको निकालना पड़ेगा कि कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, वो लिस्ट है। अब तो मैं इंडिविजुअल के खिलाफ, एक समय था कि हम थोड़ा डर लगता था कि भाई अगर किसी के 400 करोड़ रुपए की बीच में मैं खड़ा हो जाऊंगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा, 50-60 लाख रुपए, मतलब 10-20 लाख रुपए कहीं भी खर्चा कर सकता है। वो स्थिति भी मैंने जी। आज ये हिम्मत नहीं है कि देहरादून में मैं कहीं खड़ा हो जाऊं तो कोई बिल्डर मेरे सामने खड़ा हो, वो स्थिति मैंने बनाई। वो लड़ने से पहले उनको 20 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर उनको पता चल जाए कि मैं अगर आ गया हूं तो बाकी सब ठीक करना शुरू कर देते। कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो जाए, नहीं तो मुझे अगर समझ में आ गया तो कोर्ट पहुंच जाएगा अगले दिन, नहीं तो महीने भर के अंदर वो मैटर कर कोर्ट में हो। ये लड़ना पड़ता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि दरअसल हुआ क्या है, 3-4 चीज़ें समझने की जरूरत है जो लीगल रूप से, जिसके लिए कश्यप जी ने कहा था कि आप जरूर बताइए कि आखिर लीगल मैटर बनता कैसे है।
कोई भी नदी की लड़ाई या नपाई या जो कुछ भी, हम नदी की लड़ाई या कंजर्वेशन तभी तो करेंगे जब नदी बची रहेगी, वो जब नाले में बदल जाएगी। और 20 फीट के हम ज़्यादातर फोटोग्राफी में आप देखिए 20 फीट की दिख रही थी हमको, 20-25 फीट यही तो दिख रही थी। हिंडन कितना दिख रही थी जो आप लोगों ने वीडियो देखी, कहीं 20 फीट, कहीं 25 फीट, कहीं 30 फीट, कहीं कहीं थोड़ा ज़्यादा दिख रही थी, 100, 150, 200 फीट दिख रही थी। जहाँ 20 फीट दिख रही थी ना, वहाँ अगर नपाई हो जाए तो 150 फीट होगी, 200 फीट होगी, 250 फीट। आप कहीं की भी बात कर लीजिए, मुझसे बस ले जाइए, मैं अब थोड़ा जाने से डरने लगा हूँ क्योंकि मुझे दिखने लगता है तुरंत कि कितना होगी यहाँ नदी, और अंदाजा हो जाता है, और लगभग फिर जब डॉक्यूमेंट निकालता हूँ तो उसी के करीब निकलता है। तो अब तो मैं डरने लगा हूँ कि मुझे जब ले जाते हैं कि चलिए जरा वो देख लीजिए, तो डरने लगा हूँ कि अगर मैं गया तो फिर तो मैटर बन ही जाएगा, फिर तो कुछ ना कुछ मुझे समझ में आने लगता, पता नहीं क्या हो गया है कि मैं बता दूंगा ये 20 फीट नहीं होगी, यहाँ इतना होगी ये नदी, कागज में इतनी बड़ी होगी, कब्जा करके लोगों ने उसको 20 फीट के नाले में बदल रखा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अलग अलग नदियों के बारे में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि नदी की डिफिनीशन नहीं है अभी भारत में, लीगल रूप से कोई डिफिनीशन नहीं है, कोई डिफिनीशन नहीं है, पहली प्रॉब्लम है नदी की। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नदी की कि इसके बारे में कोई कानून नहीं है। हिंडन के बारे में कोई कानून नहीं है, किसी गंगा के बारे में भी एक कानून आया है, लेकिन और किसी नदी के बारे में एक जनरल कोई कानून नहीं है। उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत होती है, हम डिफाइन नहीं कर पाते। अब बहुत सारे केस लॉज में जो नियम निकले हैं उससे लड़ाई लड़नी पड़ती है। हिंचलाल तिवारी फलाना ढिमका 20 नाम बताने पड़ते हैं कि हिंचलाल तिवारी में ऐसा हुआ था, फिर कमलनाथ में ऐसा हुआ था, फिर उसमें ऐसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो बता करके बताना पड़ता है कि नदी के बारे में आपको ये करना है, ये बताना पड़ता है। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि नदी के बारे में कोई कानून नहीं है और नदी का कोई डिमार्केशन नहीं। हम सब लोगों की जमीनों का हमें पता है, हमारे पास 100 स्क्वायर मीटर है तो हमें पता है कि 100 स्क्वायर मीटर है। आपने 200 स्क्वायर मीटर की रजिस्ट्री ली होगी, 200 स्क्वायर मीटर का पता होगा। लेकिन देहरादून में कुछ कमाल की चीजें होती हैं, सारे बिल्डर कोशिश करते हैं कि नदी के किनारे जरूर 2-4 बीघा करें। अब उस 4 बीघों को 40 बीघे में बदलते रहते हैं, धीरे 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 बढ़ाते रहते हैं। जी सत्येंद्र जी, उत्थान समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम हमारा पिछले 1 महीने से चल रहा है और अभी पहले हम लोग स्कूलों में कार्यक्रम करा रहे थे। स्कूलों में पेंटिंग ऑन कॉटन बैग कंपटीशन करा रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है इसका। करीब 600 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है, हिंडन बेसिन के पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें। और इतना सामान हम लोगों को लाना पड़ा, इतना मतलब कॉटन के बैग इतने लाने पड़े कि हम लोगों को एक हाफ ट्रक करना पड़ा, उसमें हम लोग सामान लेकर आए। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा वो वाला मकसद कितना सफल हुआ है। और इसके बाद में हम लोगों ने हिंडन आरती का कार्यक्रम किया और आज हम यहाँ हिंडन मंथन के कार्यक्रम में उपस्थित है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे हमारे वक्ता थे जो कि IIT से और डिफरेंट फील्ड के काफ़ी अच्छा जिन्होंने हिंडन पे काम किया, एनवायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट सब लोग यहाँ पर इकट्ठे थे, जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए और काफ़ी बढ़िया विचार उन्होंने व्यक्त किए और सबको उससे ज्ञान मिला। हमें खुद भी ज्ञान मिला कि कैसे हिंडन को साफ करना चाहिए, हिंडन को कैसे बचा सकते हैं, या किसी भी नदी को, जो कि अतिक्रमण भी काफ़ी नदियों पर है और सरकार को भी इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। नदियों को लिविंग का दर्जा देना चाहिए। जब तक लिविंग एंटिटी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक कोई लीगल वर्क उस पर नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और बाकी हमारा मेन मकसद है कि लोग इससे जागरूक हों कि नदियों को क्यों बचाना चाहिए, नदियों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। और इस तरह की जो परिचर्चा हुई है गाजियाबाद में हिंडन मंथन की, पहले भी हमने करी थी सिटी फॉरेस्ट में, और उसके बाद फिर आज ये परिचर्चा बहुत ही सार्थक और बहुत ही वो, इस पे हम लोग सब लोग मिलकर एक वाइट पेपर रिलीज करेंगे, जो कि हम लोग 12 तारीख को हिंदी भवन में जो जनप्रतिनिधि हैं और उसके माध्यम से हम लोग सरकार को पहुंचाएंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।